सीएफएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी का एग्ज़ाम्स आने वाला है, और जब भी एग्ज़ाम्स हो तो उसके रिलेटेड अभी आपको पता है कि फॉर्म बढ़ाने की डेट जो है एक्सपेंड कर दी गई है। आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरिए, और मैं सिर्फ जो आपके लिए लेके आया हूँ तो वो जीएस का सेक्शन मैं देख रहा हूँ। इसके लिए हम आपके लिए एक ऐसी टेस्ट सीरीज लेके आए हैं कि आप हमारे संस्थान पे भी नहीं आ सकते हैं, आप कहीं पे भी हों, किसी भी जगह हों, बस हमारे 20 क्वेश्चंस को पर डे आप फॉलो कीजिए, केवल 20, ज़्यादा नहीं। और उससे आपका पूरा सिलेबस समय आते आते जब तक एग्ज़ाम होगा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो उसमें जो है आज हम स्टार्ट करते हैं साइंस से। साइंस से क्यों? क्योंकि इस बार आरआरबी आरआरबी ने स्पेशल कहा है कि जो ग्रुप डी, यानी कि ग्रुप डी जो है उसको नाम तो एक अलग दे दिया, लेवल 1 दे दिया, लेकिन उन्होंने इसके सिलेबस में जो जीएस के सेक्शन में रखा हुआ है वो विज्ञान को अलग से, यानी विज्ञान के अलग से 20 से 25 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे देखने के लिए। इसमें वो क्यों? जीएस में भी होंगे प्लस विज्ञान के भी है, तो इसका भारांक बहुत ज़्यादा है जीएस के सेक्शन का। तो उसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि सबसे पहले क्या करें कि हम साइंस को कंप्लीट कर लें। तो इसके लिए हम आपके लिए एक सीरीज लेके आए हैं जो हमारी अनवरत चलेगी पूरे साइंस के लिए। और उसमें भी हमने स्टार्ट किया हुआ है, किससे स्टार्ट किया हुआ है कि बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कक्षा 6, 7, 8 की जो साइंस की बुक्स होती हैं या हाई स्कूल तक की एनसीईआरटी की, उनसे स्टार्ट किया है हमने। और हम आपके लिए लेके आए हैं कि जो पुराने एनटीपीसी ने पेपर कराए हैं आरआरबी ने, और तो उनमें जो क्या क्या मामला रहा नॉन टेक्निकल में वो टेक्निकल में, तो उनके जितना भी जो कंपाइल है एक प्रकार से, वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। चलिए ठीक है, तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले से ही देखते हैं हम कि बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम क्या है। तो ध्यान देना, भारत का राष्ट्रीय पुष्प, उसका नाम याद होना चाहिए, भारत का राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, इन सब के आपको क्या होने चाहिए, सभी के वैज्ञानिक नाम पता होने चाहिए। इवन अपना भी याद होना चाहिए कि हम लोगों को होमोसेपियंस कहते हैं। ठीक है, वक्त नहीं गवाएंगे। फिकस बेंगालोसिस, ओसिमस टेनु इन्फ्लॉन, फाइकस रेलिज ओजा ओसा, और अजाइडी रक्टा इंडिका। तो आपको पता है कि जो हमारा ये वृक्ष है बरगद, ठीक है, बरगद के वृक्ष को जो नाम दिया गया है वो ये दिया गया है फिकस बेंगालोसिस। ठीक, इसमें एक औषधीय वृक्ष और है जो नीम है, उसका नाम क्या है, ये वाला नाम दिया हुआ है। इसमें एक नाम जो है वो तुलसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो चारों विकल्पों की भी अगर हम व्याख्या देखेंगे तो वो भी अलग है। लेकिन चलिए, हम आपको सिर्फ लेवल दिखाना चाहते हैं कि आप लेवल देखिए कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस टाइप के हैं। सामान्य गेहूं, बिल्कुल कॉमन सी बात है कि हमारी जो मुख्य खाद्य फसल भले ही चावल हो, ध्यान देना इस चीज से कि भारत की मुख्य खाद्य फसल चावल है, ना कि गेहूं है। ठीक, लेकिन फिर भी हम ज्यादातर प्रयोग करते हैं उत्तर भारतीय किसका, गेहूं का। तो उसने पूछा इसका वनस्पतिक नाम क्या है। ये जो द्वि नाम पद्धति धारण है वो कहां से स्टार्ट हुआ है? ब्रेसिका कैंपेस्ट्रस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, और ट्रिटिकम एरिस्टिमम। तो ध्यान देना, ट्रिटिकम एरिस्टिमम जो नाम है वो किसका है, वो ये गेहूं का है, यानी गेहूं का ये नाम है। ठीक है, जैसे चावल के बारे में पूछा जाए तो चावल का भी एक वनस्पतिक नाम है, वो नहीं है जो आप जानते हैं कि पीटोन है, सुगंधा है, बासमती है, काला नमक है, ये चावल के प्रकार नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, और ये आरआरबी एनटीपीसी जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम था 20 जनवरी 2021 को, उसमें बोला होमोसेपियंस। जैसा कि मैंने पूर्व में आपसे कहा था कि आधुनिक मानव का नाम क्या है, उसका नाम है होमोसेपियंस। आपके 3 नाम हैं। 3 नाम ये है कि जब आप बचपन में छोटे होते सोना, बाबू, बेटा सब कुछ कह के बुलाते, कोई पप्पू, कलुआ, भूरा, नीला, पीला सब बुलाते हैं। फिर एक आप नाम का होता है वो जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में दर्ज होता है। उसके अलावा आपका वैज्ञानिक नाम है, उसका नाम क्या है, होमोसेपियंस। अब कह रहे हैं कि वो कौन सा वैज्ञानिक था जिसने इस नाम को होमोसेपियंस दिया था? क्या डीजे मेंडल ने दिया था? नहीं, इन्होंने आनुवांशिकी की खोज की थी, ये हमारा गलत हो जाता है। डार्विन इन्होंने दिया था? जी नहीं, इन्होंने भी नहीं दिया था। क्या सही मिलर होगा? नहीं, इन्होंने भी नहीं दिया। यानी कि जो ये नाम दिया है आपको वो किसने दिया है, सी लिनियस ने दिया हुआ है। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है सॉरी। राणा ट्रिगिना किस जानवर का वैज्ञानिक नाम है? जानवर तो खैर नहीं होना चाहिए था, राइटिंग मिस्टेक हो सकती है। राणा ट्रिगिना, तो ध्यान देना, आपको पता है कि बाघ, ठीक, यानी कि हमारा जो बाघ है क्या है, राष्ट्रीय पशु है। इसका नाम है पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस इसका नाम हो जाता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका हो नहीं सकता। उसके अलावा देखिए राणा, नाम भी पहले सुना होगा, राणा से लग रहा कोई बहुत बहादुर व्यक्ति और कोई दमदार व्यक्ति होगा, लेकिन पता है ये नाम किसका दिया गया है, ये मेंढक का नाम है। ठीक है, ये मेंढक का नाम है, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा किस पौधे का वानस्पतिक नाम है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा किस पौधे का वास्तविक नाम है, जो मूलतः भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है? हमारे ब्रह्म देवता, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पीपल। ठीक है, और सोचिए कितना व्यवहारिक, इसीलिए तो बोला था कि दैनिक विज्ञान संबंधी 25 प्रश्न होंगे। वो बहुत ज़्यादा आपसे नीट वाले एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट नहीं कर रहा है, आपसे ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं कर रहा है कि आप सोचिए कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाना है। वो सिर्फ दैनिक व्यवहारिक, कि आप देखते हैं कि आपके पास में पीपल है, तो पीपल को हम बहुत मानते हैं। पीपल नहीं है इसका आंसर। ठीक है, भारतीय मूल में एकमात्र, भारतीय महाद्वीप उपमहाद्वीप में एकमात्र पाया जाता है पौधा पलास, नीम भी यही है और सिरीस भी यही है। तो आप सोचिए ये नाम किसका हो सकता है, यानी ये नाम सिरीस का नहीं है, नीम का नहीं है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष पलास। यानी यूपी वाले नाराज ना हो, इसलिए 28 जनवरी को उन्होंने ये भी पूछ लिया कि नॉर्दर्न जोन वाले कम से कम ये ध्यान दें कि भाई आपके भी राज्य वृक्ष का नाम पूछ सकते हैं हम कि वैज्ञानिक नाम क्या है। आंसर है पलास, इसे जंगल की आग के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिल्ली प्रजाति के सदस्यों को दिया जाने वाला नाम, यानी बिल्ली की प्रजाति से जो सदस्य हैं उनको जो नाम दिया जाता है। तो एक वर्ड याद रखना कि बिल्ली खाती नहीं तो फैला देती है, बिल्ली खाती नहीं है तो फैला देती है। अब देखिए फैला किस में मिलेगा आपको, बोनाबाइन में आपको क्या फैला मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। बोनाबाइन में आपको मिल रहा है? नहीं मिल रहा। कैनाइन में मिल रहा है? नहीं। कैनाइन क्या होते हैं? ये दांत होते हैं उन जंतुओं के जिनके कारण काटने से क्या होता, हमें रेवीज, ठीक, जो कीले निकले रहते हैं, कुत्ता हो, बिल्ली हो, बंदर हो, इनके जो नुकीले दांत निकले उनको क्या कहते हैं, कैनानाइन। तो वो कैनानाइन है। कैम्प्रियन है क्या? नहीं है। ये है? नहीं है। ये है? नहीं है। रह गया कौन? फैलानाइन, क्योंकि बिल्ली खाएगी नहीं तो क्या करेगी, फैला देगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है? मुझे लग रहा है ज्यादा चौड़ा हो गया, यानी कि वैज्ञानिक नाम क्या है? तो नेवलो न्यूसिफेरा, प्रोसोपिस शिनोरिया, स्ट्रागिफोनस, पाबो क्रिस्टेटस। तो ध्यान देना इसका नाम क्या है, पाबो क्रिस्टेटस है। आ जाओ भाई, खुल जाओ। ठीक, इसका नाम क्या है? पाबो क्रिस्टेटस है। ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, चलिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा में इसको जंतुओं में पोषण, देखिए हमारा टॉपिक चेंज हो गया। 2021 और 22 में जो एग्जाम हुआ था आरआरबी का, उसमें वानस्पतिक नामों से यही है। अब हो सकता है आपसे पूछ ले गाय का रासन, वो वैज्ञानिक नाम क्या है, कमल का वनस्पतिक नाम क्या है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। जैसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है जिसका नाम क्या है, डॉल्फिन, आपसे कहेंगे डॉल्फिन का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इस प्रकार से पूछ सकता है। जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है? तो सभी जानते हैं, महत्वपूर्ण अंग होता है राइबोसोम। क्या ये है? गलत, नहीं है। केंद्रक, ये है? नहीं है। गुणसूत्र निर्धारित करता है सब कुछ, है? नहीं है। आंसर रह जाता है आपका डीएनए, यानी कि आपका जो डीएनए है वो निर्धारित करता प्रोटीन का क्या मामला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, निम्नलिखित चित्र अमीबा में पोषण को दर्शाता है, किस विकल्प में नामांकन में ए और बी
कि उनके कार्यों के साथ सुमेलित किया गया। क्वेश्चन थोड़ा फैक्टराइजेशन था और ये डायग्राम भी आया हुआ था, हमारे सर ने बड़ा मुश्किल से बनाया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कहा कि ए और बी यानी कि स्थिति 1 और स्थिति 2, यानी ये ग्रहण कर रहा है और ये क्या कर रहा है, पाचन कर रहा है। सीधा सीधा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर चित्र को देख के ना घबराते तो आप कहते थे आदाब, भोजन का अंतर्ग्रहण, यानी कि आप स्पष्ट देख सकते हो भोजन ए के माध्यम से कहाँ आ रहा है, अंदर आ रहा है, और जब अंदर चला जाएगा तो उसका क्या होगा, उसका पाचन होगा। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पे हमारा किसका, D4, यानी कि ए पादाव यानी भोजन का अंतर्ग्रहण और बी खाद्य रसधानी यानी भोजन का पाचन दिखा रहा है। ठीक है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाद में इसको सही से आप देख भी सकते हो। चलिए आगे हैं। इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग, वाह आप लोगों को तो बहुत शौक होगा, बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहा है, बॉडी बिल्डिंग। अब बॉडी बिल्डिंग के नाम पे तो हमें ये लगेगा कि कार्बोहाइड्रेट, क्या रोटी खाने से, चावल खाने से, आलू खाने से, गन्ना खाने से बॉडी बन सकती है, नहीं बनेगी, गलत हो जाता है। ठीक, वसा यानी कि जितना भी घी खाओ, जितना पनीर खाओ, जितनी ये सब चीज़ों का सेवन करोगे क्या बॉडी बन सकती है, गलत, ये भी गलत हो जाता है जी। विटामिन बहुत जरूरी होते हो शरीर के लिए, यानी कि बहुत ज़्यादा सेव खाओ। सेव लोग क्यों खाते हैं, क्योंकि इसमें स्टार्च होता है और कुछ खनिज होते हैं, लेकिन ये भी पर्याप्त नहीं, सेव खाने से बॉडी नहीं बनेगी, मक्खन खाने से बॉडी नहीं बनेगी, बस फैट बढ़ेगा। गेहूं खाने से बॉडी नहीं बनेगी, रोटी खाने से सिर्फ फैट बढ़ेगा। यानी कि सबसे मेन काम है किसका, प्रोटीन का। प्रोटीन भरपूर भोजन जैसे कि मटर, सोयाबीन, अरहर, चना, यानी जितने भी दालें हैं जिनमें प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त है, अगर वो लोगे तो वो बॉडी बिल्डिंग भोजन आपके माने जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है स्वपोषी। तो सबसे पहले तो देख लेना जो ये वर्ड दिया हुआ है, क्या बोला इसके लिए, स्वपोषी, जो अपना भोजन, जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हो। इस शब्द को देखिए आप, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो उनको क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। आप कहोगे कि गुरुजी भोजन तो हम अपना भी स्वयं बनाते हैं, क्या आप स्वपोषी हो, बोले हम भी किचन में जाते हैं, नहीं। प्रकाश संश्लेषण की माध्यम की क्रिया से केवल पौधे, जितने भी हरे पौधे हैं पूरे जगत में, पादप जगत में जितने भी हरे पौधे हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से अपना क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। और बोले कि वो किस रूप में भोजन का संग्रहण करते हैं, तो वो भोजन ना तो ग्लाइकोजन, ना ही प्रोटीन और ना ही वसा। क्या ग्लाइकोजन के माध्यम से करते हैं, गलत। प्रोटीन के माध्यम से करते हैं, गलत। वसा के माध्यम से करते हैं, गलत। नहीं, उनमें क्या होता है, स्टार्च। ये जितने भी हरे पादप हैं प्राथमिक उत्पादक होते हैं, स्टार्च के रूप में करते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमपोषी, विषमपोषी को अगर कह लें तो दूसरे शब्दों में इस शब्द को आप अपनी भाषा में ले आओ, अपनी भाषा में जब लेके आओ किस तो कह सकते हैं हम परपोषी, परपोषी। अब ये परपोषी क्या होते हैं, ये जीव भी होते हैं, जीव जंतु भी हो सकते हैं, जंतु भी हो सकता है, और ये क्या हो सकता है, ये पादप भी हो सकता है। अब पादप में सबसे बड़ा उदाहरण अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगी अमरवेल। देखोगे भी, जिस पेड़ पे डाल दो उसका क्या कर देगी, सत्यानाश। चाउमीन जैसे धागे होते हैं, 2 धागे ले जाके किसी पेड़ पे डाल दो, चूसा कंग होते हैं, उस पेड़ पे जाके समा जाएंगे। जो भी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वो भोजन बनाएगा वो क्या कर जाएंगे, स्वयं ग्रहण कर जाएंगे। ठीक है, जिन लोगों को अगर जल्दी हो तो वो क्या कर सकते हैं, वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आपको इसका क्वेश्चन आंसर पता है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। यदि कॉन्सेप्ट आपके लिए नया है तो आप वहां पे रुक भी सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जीवों में क्या है, जीव जो जितने भी हैं जो शाकाहारी हैं, यानी कि जो शाकाहारी हैं वो कैसे हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता हैं, और जो मांसाहारी हैं वो कैसे माने जाते हैं, वो द्वितीयक उपभोक्ता माने जाते हैं। ठीक है, तो देखें शैवाल, ये भी प्रकाश संश्लेषण करता है, घास, इसमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है, नीम का पेड़,
इसमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। बाघ में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है क्योंकि ये द्वितीयक उपभोक्ता है, ये उनको खाता है जो प्राथमिक उत्पादकों को खाते हैं। हिरन घास को खाएगा, ये इसको खा लेगा। बकरी ने नीम का पेड़ खाया, बाघ बकरी को खा जाएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा? डी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीएफएस आपके लिए ऐसी महत्वपूर्ण श्रृंखला लेके आई कि इससे बढ़िया कंटेंट आपको कहीं मिल ही नहीं सकता, आप कहीं पे भी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, निम्न में से कौन सा वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन करता है? ठीक है, तो आप सभी को पता है कार्बोहाइड्रेट से हमें दैनिक कार्य करने हेतु ऊर्जा मिलती है, लेकिन मांसपेशियों में वृद्धि और उनमें चौड़ा करने का काम व्यायाम क्या करता है? चौड़ा करता है। मांसपेशियां उनको क्या करती हैं? मोटी करती हैं। और ये काम किसका होता है? प्रोटीन का। तो प्रोटीन क्या हरी सब्जियों में मिलेगा आपको? जी, हरी सब्जियों में प्रोटीन मिलेगा। खाद्यान्न यानी कि जो भी गेहूं है, चावल है, आलू है, बाजरा है, जौ है, इनमें मिलेगा खाद्यान्न? नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। भाई गुरुजी सेब तो बहुत जबरदस्त चीज है, इससे तो बोला जाता है जब बीमार होते तो खाओ तो ताकत आएगी, लेकिन नहीं, बात किसकी हो रही है? वृद्धि। वृद्धि आपकी तभी होगी जब आप दाल का पानी पिएंगे, दालों का सेवन करेंगे। और आपको पता है कि एक ही ऐसी फसल है सोयाबीन, जिसको क्या करते हैं? दलहन और तिलहन। सोयाबीन किस में आती है? ये दलहन में भी आएगी और ये तिलहन में भी आएगी, ये तिलहन में भी आती है। और ऐसा माना जाता है कि इसमें जो है वो कितना 46% क्या पाया जाता है? वो मिलता है आपको प्रोटीन। ठीक, तो 46% इसमें क्या मिलता है आपको? प्रोटीन मिलता है। इसलिए आप देखते हैं तो आंसर कौन सा होगा हमारा? दूसरा वाला सही होगा, अन्य हमारे गलत हैं। ठीक, निम्न में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है? अरे वाह, बचपन से ही जोर दिया जाता था आपको। क्या? संतुलित आहार। दालें हो सकता है, शहद तो बहुत बढ़िया, छोटे बच्चों को चटाया जाता ताकि ऐसा माना जाता है कि वो बहुत बड़ा पोषक आहार है, छोटे बच्चों को चटाते हैं। मांस, बोले अरे वाह ये तो बहुत जबरदस्त चीज है, इससे तो बहुत ज्यादा बलिष्ठ बनते हैं हम। क्या ये सही है? नहीं, देखिए मांस भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये है संतुलित आहार। विटामिन सी और आयरन को अगर छोड़ दो तो कोई ऐसा पोषक तत्व नहीं है जो दूध में उपलब्ध ना हो। तो इसलिए कंप्लीट फूड की जो उपमा दी जाती है वो किसको? दूध को। ठीक है, बताएंगे कभी कि दूध की शुद्धता कैसे मापते हैं, दूध में कौन कौन सी चीजें होती हैं। सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों में से विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत आपको पता है? अंडे में विटामिन सी नहीं है, खजूर में नहीं हो सकती है। खजूर में विटामिन सी, दालों में, अंडे में नहीं, दालों में नहीं और खजूर में नहीं। जो खट्टे फल हैं जैसे कि संतरा है, नींबू है, टमाटर है, हरी मिर्च है, इनमें विटामिन सी है। लेकिन ध्यान रखना, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत अगर कोई है तो वो क्या है? आंवला। ठीक, यानी कि 5 संतरों के बराबर एक छोटा सा आंवला पर्याप्त होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आहार घटक प्रति ग्राम मनुष्यों में उच्चतम ऊर्जा प्रदान करता है? यानी कि प्रति ग्राम ऊर्जा की सर्वाधिक मात्रा किस में होगी? ठीक, ये आप पहली बार सुन रहे होंगे। रूहेज यानी जैसे गिजामाल कहते हैं। प्रोटीन में भी एनर्जी होती है, बसा में भी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स इसमें भी होती है, पर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बसा की प्रति ग्राम मात्रा में कैलोरी सबसे अधिक होती है, लेकिन इसको डाइजेस्ट करने में शरीर को जो ऊर्जा व्यस्त करनी पड़ती है वो सर्वाधिक होती है। ठीक, इसलिए आंसर क्या होगा? बसा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, साइबोकोबाल्मिन किस विटामिन का मानव निर्मित रूप है? तो आपको पता है कोबाल्ट होता है वो विटामिन ए की है, और वो विटामिन कौन सा है? B12 है। ठीक, विटामिन B12, इसको कोबाल्मिन साइमिन कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन के 3 सक्रिय रूप हैं? रेटिनॉल, इनको देख लें, किस विटामिन के 3 सक्रिय रूप हैं? सबसे पहले क्या कह रहा है? रेटिनॉल, रेटिनल, और एक और दिया हुआ, और वो नाम दिया हुआ है आपका
रेटिनॉल। तो इसी के सारे रूप हैं। ठीक, प्रैक्टिस करते जाइए, हमारे साथ आगे बढ़ते जाइए। ठीक, E300 सामान्य नाम है किसका? तो ई से कौन स्टार्ट हो सकता है? बोलिए। तो ई से स्टार्ट होता है कौन सा? विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड, यानी कि एक आपके गले में एक ग्रंथि होती है, आपके गले में एक ग्रंथि होती है जिसको बोला जाता थायराइड। आप देखना कई बार ये उचकी हुई होती है, इसे थायराइड बोलते हैं। कि कार्य प्रणाली कह रहा है कि सामान्य कार्य प्रणाली के लिए आवश्यक है। तो बस आप ध्यान दे लो कि जब आयोडीन की कमी होगी तो आपकी ये ग्रंथि है जो फूल जाएगी, और उसको क्या कहते हैं? घेंगा रोग कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसका आंसर क्या होगा हमारा? आयोडीन की यदि कमी आपके अंदर हुई तो आपको क्या होगी? थायराइड ग्रंथि फूल जाएगी, और उससे जो रोग होगा उसे क्या कहते हैं हम? घेंगा रोग कहते हैं। ठीक है, या इसको गलगंड भी कहते हैं कई बार। ठीक है, चलिए आज के लिए बहुत है, अगली क्लास में हम आपके लिए अवेलेबल होते हैं। हमारी अनवरत श्रृंखला चलेगी टिल द रेलवे एग्जाम्स। तो साइंस के लिए आप हम पे बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं और हम आगे इसको बढ़ाएंगे। ठीक है, तो CFS कोचिंग इंस्टीट्यूट 2011 की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।